जिन टॉपिकों की चर्चा हम करेंगे वो आपके चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, इसके अतिरिक्त अदर चाहे जो भी आपके एग्जाम है, यूपी एसआई का है, यूपी लेखपाल का है, यूपी एसएससी जीडी का है, उन सारों में से सभी एग्जामों में एक सवाल पक्का बनेगा ही बनेगा, जिस पॉइंट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि आज का जो माहौल है इस 21वीं सदी का जो दौर है वह है कि जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा या तो प्रदूषित हो गया है या एक दुनिया के सामने गंभीर समस्या आई है, जो समस्या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो आज हम जानेंगे कि इस पूरे विश्व भर में, भारत में नहीं पूरे विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। दो बातों में आज हम पढ़ेंगे, एक तो सम्मेलन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे प्रोटोकॉल। तो पहले समाप्त कर लेते हैं सम्मेलन को। सम्मेलन, सबसे पहले जो सम्मेलन पढ़ेंगे हम पढ़ते हैं रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो हुआ वर्ष 1971 ईस्वी को। रामसर एक सुंदर सा शहर है, पड़ता है ईरान में, ईरान। और यहां एक सम्मेलन हुआ वर्ष 1971 ईस्वी को, और इस सम्मेलन का उद्देश्य था आर्द्र भूमि को संरक्षित करना। आर्द्र भूमि मतलब जब जिस प्रकार से वन के जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव अधिनियम बनाया गया है या फिर नेशनल पार्क बनाए गए हैं, तब कुछ स्थान ऐसे थे जिनके बारे में अभी कोई कानून नहीं बना। जैसे कोई झील है, चिल्का झील है, केवलादेव नेशनल पार्क वहाँ के कोई स्थान है, उस स्थान के लिए संरक्षण के या तो वनों के या जीवों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। फिर वहाँ लोग जीवों की हत्या करते हैं अपने फायदे के लिए, यहाँ के वृक्षों को काटते हैं क्योंकि वहाँ के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। तो आर्द्र भूमि जो नदी का किनारे वाला क्षेत्र है, उस नदी के किनारे वाले क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसके संरक्षण के लिए विश्व भर के देशों का एक सम्मेलन हुआ वर्ष 1971 ईस्वी को ईरान में। भारत भी इसमें भाग लेने के लिए गया, और इस सम्मेलन को जो लागू कर दिया गया वो लागू हो गया वर्ष 1975 ईस्वी को। 1975 ईस्वी को इसको लागू कर दिया गया, और लागू हुआ ये 2 फरवरी को इसको लागू कर दिया गया। और 2 फरवरी को इसीलिए मनाया जाता है, एक तो विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं 2 फरवरी को। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब इस आर्द्र भूमि के संरक्षण में भारत का क्या क्या योगदान रहा है। भारत का योगदान रहा कि इससे प्रभावित होकर भारत ने भी एक अधिनियम बनाया, आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम। और भारत में जो स्थल है सबसे पहला जिसको आर्द्र भूमि संरक्षण का दर्जा मिला वो था चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। भारत में सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा किसको दिया गया? चिल्का को दिया गया। वर्ष 1981 ईस्वी में इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका था। वर्तमान में भारत में जो रामसर साइट है, रामसर साइट की संख्या बढ़कर हो गई है 46। भारत में रामसर साइट की संख्या है, यह है भारत में इनकी संख्या। और उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट हैं। उत्तर प्रदेश में 8 हैं, भारत में 46 रामसर साइट हैं। भारत में सबसे पहले किसको दर्जा मिला? चिल्का झील को। किस राज्य में है? उड़ीसा में। वर्ष 1981 ईस्वी में आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस इसके सम्मान में मनाते हैं। 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन की कहानी होती है समाप्त। उसके बाद अगले सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सम्मेलन क्षेत्र, भारत में आर्द्र भूमि का नहीं पूछ रहा है, अभी तो पूछेगा कि भारत में विश्व की जैव विविधता का कितना % क्षेत्रफल, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। रामसर सम्मेलन को नोट करना है, चलो इसको नोट करेंगे जल्दी। मुझे कटिंग करनी पड़ेगी, कोई नहीं। नेक्स्ट में आपको ऐसे करना है कि हाथों हाथ लिखना है।
जल्दी नोट करेंगे, बहुत जल्दी। ये भारत में रामसर स्थलों की संख्या है। भारत में 1971 में हुआ सम्मेलन रामसर सम्मेलन हुआ कब? वर्ष 1971 ईस्वी को हुआ ईरान में, ये लिखा है। 1975 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया, लागू 1975 ईस्वी में इस सम्मेलन को किया गया लागू। उत्तर प्रदेश में 8 रामसर स्थल हैं और भारत में 46 रामसर स्थल हैं। अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि रामसर स्थल तसोकर झील भारत के किस राज्य में कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। इसके बारे में सवाल अभी पिछले दिनों बना था। रामसर स्थल तसोकर झील तसोकर झील लद्दाख, इस पर सवाल अभी बना था। लिखा है भी करे रफ। इस बार आपको हाथों हाथ लिखना है, ठीक, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है इसी घंटे में कवर करने। चिल्का झील को भारत में सबसे पहले दर्जा दिया गया, भारत का सबसे पहला रामसर स्थल। भारत का प्रथम रामसर स्थल है ये भारत का प्रथम रामसर स्थल है। तसोकर झील है लद्दाख में, इसको भी रामसर का दर्जा दिया गया। इस पर सवाल बना था पिछले दिन। हाँ, इसको नहीं, इसके ये दिया गया था शायद 42वां, उसके बाद और बढ़े हैं 4 स्थल, उस समय पूछा गया था, तब से इसको याद रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट इनका नहीं लिखा गया है, वो पड़ोसी का देख लियो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सम्मेलन को, विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ है? वर्ष 1972 ईस्वी को। क्या था पर्यावरण सम्मेलन? देखो, ये जो सम्मेलन हुआ, इस समय में या तो व्यक्तियों ने वनों का कटान इतनी ज्यादा मात्रा में कर दिया है, या फिर पशुओं को चराने पर जो मिट्टी है वो कट गई है, जिसके कारण जो प्राचीन प्रकृति थी वो थोड़ी चेंज हो गई है। जो जितने क्षेत्र में पहले वन थे, जैसे पिछले दिनों मैंने आपको समझाया कि इतने क्षेत्र में वन हैं और यहाँ के सारे वनों में से इस क्षेत्र के वनों को अगर काट दिया जाए तो सूरज का प्रकाश इस क्षेत्र में पड़ेगा। अब इस सारे क्षेत्र में, इन दोनों में से यहाँ का क्षेत्र गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा यहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, और ऊपर उठते समय में फेरल का नियम लगेगा। फेरल का नियम लगने पर यह हवा घूमने लगेगी और चक्रवात का रूप धारण कर लेगी। तो इस प्रकार से वनों के कटान से बहुत ज्यादा आपदाएं आने लग गई हैं, या तो भूस्खलन होने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, जो ऊंचे पर्वत थे उनकी बर्फ ज्यादा पिघल रही है, आने वाले समय में सारी बर्फ पिघल जाएगी, नदियां विलुप्त हो जाएंगी, जल स्तर बढ़ जाएगा सागर का, ऐसी समस्याएं सामने आएंगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए पूरे विश्व भर का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको कहा गया विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972। इसका स्थान कहां आयोजन हुआ? इसका स्टॉकहोम। कहां? स्वीडन में इसका आयोजन हुआ। स्टॉकहोम में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन हुआ था 5 जून को। 5 जून को इस सम्मेलन का आयोजन हुआ।
5 जून। इसके पश्चात वर्ष 1973 ईस्वी से 5 जून 1973 को घोषणा की गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस समय में क्या होगी? घोषणा की गई। घोषणा किस रूप में मनाने की? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा होगी। और विश्व का जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो मनाया गया 5 जून को 1974 ईस्वी को। इस पर सवाल कई बार बन चुका है कि किस वर्ष घोषणा हुई। ध्यान से पढ़ना है इस सवाल को। जो घोषणा पूछेगा इसके मनाए जाने की घोषणा हुई 5 जून 1973 को, और जो मनाया गया पहली बार वो 5 जून 1974 ईस्वी को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। आगे भी ध्यान रखें, एक सवाल पूछ लेगा कि पूरे विश्व में केवल एक पृथ्वी का नारा किस वर्ष गूंजा था? तो 1974 में। जब इसको मनाया जाता है तो प्रत्येक बार की एक थीम निर्धारित की जाती है, और इस बार की जो थीम निर्धारित की गई थी, इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, इसकी थीम। अगले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले सवालों में। नेक्स्ट, आने वाला जो सम्मेलन होगा वो होगा पाकिस्तान में आयोजित। जो सम्मेलन है इस बार वाला, उसका आयोजन किसने किया है? पाकिस्तान ने। और इसकी इस बार की जो थीम रखी गई है वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली मतलब इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इसकी थीम निर्धारित की गई है। इस बार इसकी जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान को इस सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई है। इस बार की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इस बार की थीम है। नेक्स्ट, रफ करें लिखा गया होगा। अगले सम्मेलन को बढ़ते हैं। 2 सम्मेलन समाप्त हो गए हैं। एक तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 ईस्वी को हुआ है जून में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहला मनाया कब गया? 1974 को। और घोषणा कब की गई? 1973 ईस्वी को घोषणा हुई इसकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरों का लिख लो, पड़ोस का देख के। मैं बोर्ड भर देता हूँ, आपसे लिखा नहीं जाता इतनी जल्दी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। रियो सम्मेलन को बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी सम्मेलन। विश्व पृथ्वी सम्मेलन। इस विश्व पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो हुआ वर्ष 1992 ईस्वी को। आयोजन स्थल था इसका रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। और ये शहर कहां पड़ता है? ब्राजील। ब्राजील में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ वर्ष 1992 ईस्वी को इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस समय में इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि
1992 ईस्वी तक के लोगों के द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, अब आने वाले समय में 1992 में जो सदी चल रही है वो चल रही है 20वीं सदी, और आने वाले समय में लगने वाली है 21वीं सदी। 8 साल का मात्र समय है। इन लोगों ने विचार किया कि जो प्रदूषण हमने उत्पन्न किया है, जो ग्लोबल वार्मिंग हमने बढ़ाई है, उसका प्रभाव हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों पर ना पड़े। तो इसके लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी। उस मुहिम के लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ, विश्व पृथ्वी सम्मेलन उसको नाम दिया गया। इसको इनके पास नियमित समय है 8 वर्ष का मात्र, उसको नियत करने का, ग्लोबल वार्मिंग को नियत करने का। इस नियत समय में इसको नया प्रयास करना पड़ेगा लगातार। लगातार मतलब सतत विकास करना होगा, विकास। इसीलिए पूछेगा कि इसका जो मिशन था वो क्या था? सतत विकास इसका उद्देश्य था, सतत विकास। इसको अन्य किस नाम से जाना गया? ये था इसका उद्देश्य, सतत विकास था इसका उद्देश्य। हाँ, और इसको अन्य किस नाम से जाना गया? एजेंडा 21। एजेंडा 21। यहाँ 21 का मतलब ये नहीं कि 21 देशों ने भाग लिया। इसका मतलब ये है कि जो 21वीं सदी लगने वाली है उससे पहले पहले इस ग्लोबल वार्मिंग को, पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करना है, रोकना है। इसका उद्देश्य ये था। उस समय में तो 20वीं सदी थी, 8 वर्ष का समय था ना इनके पास। उस समय 20वीं सदी थी, 21वीं सदी तक इनको पूरा करना था। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। लिखा गया, रफ करें, अगले सम्मेलन की चर्चा करते हैं। कोप सम्मेलन, इस पर सवाल पक्का बनेगा ही बनेगा। कोप सम्मेलन, कोप सम्मेलन। कोप सम्मेलन का संबंध भी इसी पर्यावरण को बचाने से है। कोप का मतलब ये है कि इसमें अब देश भाग नहीं ले रहे हैं, इसमें पार्टियां भाग लेंगी, जो संगठन है वो भाग लेंगे इसमें। इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप संगठन। इसमें पार्टियां भाग लें। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो हुआ वर्ष 1995 ईस्वी को जर्मनी के सुंदर से शहर बर्लिन में इसका आयोजन हुआ। जर्मनी के सुंदर से शहर बर्लिन में इसका आयोजन हुआ। आगे जो इस बार आपसे पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। अगला जो सम्मेलन होने वाला है इसका, वो संपन्न होगा अभी नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में यह सम्मेलन संपन्न होने वाला है। और ये जो इस बार जो इसका मेजबानी करने वाला देश है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड का सुंदर सा शहर ग्लासगो। हाँ, ग्लासगो इंग्लैंड में। दूसरा नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हो गए हैं। ये जो सम्मेलन है इस बार यह है 26वां। इसको नाम दिया गया है कोप 26। हाँ, सारे उसी से हैं। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। कोप 21 वाले को पूछा गया था एक बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में हमारे, उसमें पूछा गया कोप 21 कहाँ हुआ था? वो हुआ था पेरिस में। अब जब से लेकर इसकी संख्या कितनी हो गई है? कोप 26। ये जो होने वाला है ये कौन से नंबर का होने वाला है? कोप 26 के नाम से इसको जाना जाएगा। जो कोप पहला था वो कहाँ हुआ? बर्लिन में हुआ। किससे संबंधित है इसका? जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इस वाले को आपको याद रखना है। जब आपके पेपर चल रहे होंगे उस समय में ये बिल्कुल चरम पर होगा, वही समय चल रहा होगा इसका और वही होगा आपके एग्जाम का। इसलिए इससे संबंधित आपके सवाल बनना ही बनना होगा आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रफ करें। हाँ, कोप 21 पर जब
सही नहीं लग रहा। COP 26 इसका क्रम है। ये जो सम्मेलन था ना हमारा, ये जो 1995 में हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में, इसको कहा गया COP 21। उसी प्रकार से सम्मेलन होते चले गए। अब कहाँ तक चले गए? 26वें नंबर का होने वाला है, इसलिए इसको कहा गया COP 26। रफ करे भैया, वो आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं प्रोटोकॉल की, कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल हुए। प्रोटोकॉल में कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इसको कोई देश माने ना माने, इतना सख्त रूल इसमें नहीं होते हैं, लेकिन जब प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को मानना होता है। और प्रोटोकॉल में आपको मैंने पढ़ाया कि वर्ष 1985 ईस्वी को अंटार्कटिका में ओजोन परत का छिद्र का पता चला था। 1985 ईस्वी में छिद्र का पता चला, और उसके पश्चात उसको रोकने के लिए इसको लगाया किसने था? पता किसने लगाया? नहीं लिखते हैं, पता चला, पता लगाया था फारमान ने। फारमान नाम का एक व्यक्ति था, ब्रिटिश उसका पूरा दल था, फारमान, इसने पता लगाया, पूछा जा चुका है इसको भी। उसके पश्चात इसको रोकने के लिए वर्ष 1987 ईस्वी में तारीख 16 सितंबर को एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो सम्मेलन संपन्न हुआ था कनाडा के सुंदर से शहर मॉन्ट्रियल में, जिसको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पड़ता है? कनाडा। कनाडा में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ, कनाडा में। इसका संबंध किससे था? ओजोन परत को संरक्षित करने से। ओजोन परत के संरक्षण से इसका संबंध था। और क्या था कि जब अंटार्कटिका है, ये पूरी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो दक्षिणी छोर है और उत्तरी छोर है, इन क्षेत्रों का तापमान रहता है कम, यहाँ तापमान कम रहता है। और दक्षिणी छोर में जो अंटार्कटिका है, वहां का तापमान बहुत ही ज्यादा कम रहता है। वहां तो 2.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की सतह जमी हुई है। इसके चारों ओर फिर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है, अगर यहाँ भी ओजोन की परत है, यहां भी ओजोन की परत है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहां की तुलना में यहां की ओजोन परत तो ठंडी होगी, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव पर है, ये अंटार्कटिका के ऊपर है। और जब तापमान लगभग -70 -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, तब एक क्रिया होती है जो हानिकारक गैस CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अन्य नाम फ्रियोन के नाम से जानते हैं, वो ओजोन परत के 3 लाख अणुओं को नष्ट कर देती है। यही क्रिया यहाँ संपन्न हुई CFC के ज्यादा उत्सर्जन से, और यहाँ जो ओजोन लेयर थी, वो ओजोन लेयर हो गई हल्की महीन, उसमें छिद्र हो गया, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें और हानिकारक अवरक्त किरणें सीधे अंटार्कटिका पर पड़ रही थी, जिसके कारण यहाँ के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसके कारण यहाँ की बर्फ पिघलने लग गई। विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गई, इसलिए क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो पिघला हुआ पानी महासागरों में जाएगा, और महासागरों में जब पहुंचेगा तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे द्वीप पानी में डूब जाएंगे। वनस्पति, पादप जगत, जंतु जगत बहुत बड़ा रूप में प्रभावित होगा। इसको रोकने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन 1987 ईस्वी में सितंबर को मॉन्ट्रियल शहर में कनाडा के आयोजित किया गया। ओजोन से संबंधित कौन सी गैस हानि पहुंचाती है? CFC को अन्य किस नाम से जानते हैं? फ्रियोन। फ्रियोन के नाम से पिछले एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है?
फ्रियोन गैस का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त मीथेन गैस भी वायुमंडल को या ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसों में शामिल है। उसी समय में कुछ देशों में धान के खेतों पर प्रतिबंध लगाए गए इसका समय। उसके पश्चात इसको जो लागू किया गया है, इस सम्मेलन को, इस प्रोटोकॉल को जो लागू किया गया वो किया गया वर्ष 1989 ईस्वी को। 16 सितंबर को ही लागू किया गया, 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन संरक्षण के दिवस में मनाया जाता है। ओजोन के बारे में और बहुत सारी बातें बताई कि फोटोस्टेट मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ओजोन गैस। फोटोस्टेट मशीन से ओजोन गैस उत्सर्जित होती है। दूसरा सवाल कि अंटार्कटिका, दूसरा ओजोन परत में दूसरे छिद्र का पता कहां चला? तो आर्कटिक के ऊपर। फिलहाल अब ये वाला जो छिद्र है, जब पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में लगाए गए, CFC का प्रयोग कम किया गया, फ्रिजों पर प्रतिबंध लगाया गया, तब ये वाला जो छिद्र है और ध्रुव का भी वो बंद हो गया। पूछ ले कि दूसरा छिद्र का पता कहां चला, तो आंसर लगाएंगे आर्कटिक में। आर्कटिक में कौन सी भारत की वैधशाला, प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? हिमाद्री। कब स्थापना हुई उसकी? 2014 में। दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी वैधशालाएं स्थापित हैं अंटार्कटिका में भारत की? दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1984 ईस्वी को। 1990 ईस्वी में उसको कर दिया गया था सेवा मुक्त। उसके स्थान पर 1990 ईस्वी में उससे 90 किलोमीटर दूर और कौन सी स्थापित की गई? मैत्री। और मैत्री के हेल्प के लिए एक और स्थापित की गई भारती वर्ष 2012 ईस्वी में। इस प्रकार 3 वैधशालाएं हमारी अंटार्कटिका में स्थापित की गई, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री को सेवा मुक्त कर दिया 1990 में। दक्षिण गंगोत्री नाम रखा गया था इसलिए क्योंकि उसको अंटार्कटिका के एक दक्षिण गंगोत्री नाम के ग्लेशियर पर स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका महाद्वीप में भूकंपीय क्षेत्र है? नहीं। अंटार्कटिका में सरीसृप पाए जाते हैं? नहीं। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन, वर्ष 1911 ईस्वी को। जबकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरे। और रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर कब पहुंचा? जल्दी, उत्तरी ध्रुव पर कब पहुंचा रॉबर्ट पियरे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा वर्ष 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिण ध्रुव पर एडमंड सेन वर्ष 1911 ईस्वी में पहुंचा। आगे समय चर्चा करते हैं नेक्स्ट सम्मेलन की, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या? क्योटो जो शहर है, सुंदर सा शहर, वो है जापान का। जापान का एक क्योटो शहर किस देश में है? जापान में है। और क्योटो जो सम्मेलन प्रोटोकॉल संपन्न हुआ, ये कब संपन्न हुआ? वर्ष 1997 ईस्वी को ये संपन्न हुआ। इसी समय में इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो कार्बन है या CO2 है, उसका उत्सर्जन ज्यादा हो गया है। कार्बन, इसका एक सवाल पूछेगा कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव कहां से हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था। क्या है कार्बन क्रेडिट? इसको समझो कि जब कोयला जलाया जाता है या फिर जो पेट्रोल ईंधन है, डीजल ईंधन है, इनको जब जलाया जाता है तो इनसे विषैली गैसें निकलती हैं। कार्बन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती है, और भी नाइट्रस ऑक्साइड जैसे SO2 जैसी गैसें निकलती हैं, जो इस वातावरण में मिलती जा रही हैं, जिसके कारण वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। तो अब आवश्यकता है कि इसको समाप्त करें, इस पर और गौर से ध्यान दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। देशों ने इसमें भाग लिया, भारत इसमें भाग लेने के लिए गया। विश्व में वैसे वर्तमान में अगर स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश है वो है चीन। सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन सा देश करता है? चीन। उसके बाद दूसरे नंबर पर है USA, और तीसरे नंबर पर यूरोपियन संघ है। यूरोपियन संघों में देशों को अगर कंपेयर किया जाए तो देश, यूरोपियन संघ को हटाओ, तीसरे नंबर पर देशों में अगर देखें तो भारत है। पहले नंबर पर चीन, दूसरा सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश USA, और तीसरा सबसे बड़ा भारत। जब ये कार्बन उत्सर्जन कहां से हो रहा है कि फैक्ट्रियां चलती हैं, कोयला जलता है, तो इस सम्मेलन में ये बात रखी गई, देश जो भी भाग लेने पहुंचे उनके सामने रखा गया कि अपने अपने देशों में वैज्ञानिकी को बढ़ावा दें और अपने वैज्ञानिकों से कहें कि ऐसे ऐसे आविष्कार करें जिससे कि कोयला जो जलता है चिमनी में जैसे एक उपकरण लगा दिया जाए, और जब चिमनी से धुआं निकलेगा तो
कार्बन कार्बन को अपनी ओर अवशेषित कर ले, चिपका ले अपने सिर, धुआं धुआं ऊपर उड़ जाए, या फिर और ऐसी टेक्निकें विकसित करें और अपने देश की फैक्ट्रियों से कहें कि इन उपकरणों को प्रयोग करें, और जो भी सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, जो भी कार्बन को कम करने में, प्रदूषण को कम करने में सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, उसको एक उपहार दिया जाएगा, और उस उपहार को नाम क्या दिया गया? कार्बन क्रेडिट संकल्पना। कार्बन क्रेडिट संकल्पना। कार्बन क्रेडिट संकल्पना। इस संकल्पना को पाने वाला जो सबसे पहला देश बना वो बना भूटान। यह संकल्पना सबसे पहले किसने ली? कार्बन क्रेडिट पाने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना? भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जिस देश के संविधान में 80% भाग पर वनों का विस्तार का प्रावधान है। उसके संविधान में लिखा है कि हमारे यहाँ 80% भाग पर वनों का विस्तार होगा, जबकि वहां है 70% भाग पर वनों का विस्तार है भूटान के अंदर। भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, बादलों की गड़गड़ाहट का देश किसे कहा जाता है? भूटान। तड़ित ध्वजाओं का देश भूटान। एशिया का सबसे गरीब देश माना जाता है भूटान को, और भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस देश को सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। इसलिए जो पिछले दिनों डोकलाम विवाद हुआ था, चाइना ने डोकलाम नामक जो स्थान था भूटान का, उस पर जब कब्जा करना चाहा तो वहां लड़ने के लिए, वहां उसको चीनियों को पीछे धकेलने के लिए कौन पहुंच गए? भारतीय सैनिक गए। तो भूटान ऐसा देश है जिसके संविधान में लिखा है कि हमारे यहाँ 80% भाग पर वनों का विस्तार होगा, और कितना परसेंट भाग पर वन है? 70%। जबकि भारत में कितने परसेंट भाग पर वन है? लगभग 21%। और किसान के भी वनों को जोड़ लिया जाता है तो 24.67% बैठते हैं। अर्थात भारत में जो 1988 ईस्वी की वन रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम कितने परसेंट भाग पर वन स्थापित कर पाए हैं? 24.67% भाग पर स्थापित कर पाए हैं। तो इसको संकल्पना इसीलिए एग्जामिनर पूछेगा कि किस देश को कार्बन निगेटिव के रूप में जाना जाता है? भूटान को। किस देश को कार्बन निगेटिव कहते हैं? भूटान। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना सबसे पहले किससे मिली? भूटान को। इसका मतलब यह नहीं कि भूटान कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता, कार्बन का उत्सर्जन तो खैर करता है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं करता, क्योंकि गरीब ज्यादा, उसकी फैक्ट्रियों की संख्या कम, और फिर दूसरी बात जितना उत्पादन करता है, माना आज भूटान ने इतने कार्बन का उत्पादन किया है, लेकिन वह वृक्षों की ज्यादा मात्रा होने के कारण इतना कार्बन या इतना जो CO2 है पौधों ने अवशोषित कर लिया। तो जितना उत्सर्जित नहीं हुआ, जितना अवशोषित कर लिया गया वनों के द्वारा CO2 प्रदूषण को अच्छा बना दिया गया है। इसीलिए भूटान अभी वैसे कार्बन शून्य की ओर जो कार्य कर रहा है वह है फिनलैंड, और सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला जो देश बना वो था फिनलैंड। सबसे पहले अपने देश में कार्बन टैक्स किस देश ने लगाया? फिनलैंड ने। सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला देश फिनलैंड। बताओ भारत में कार्बन टैक्स वसूला जाता है या नहीं वसूला जाता? भारत में भी कार्बन टैक्स वसूला जाता है। जो ईंट उद्योग गांव के पास में चलता है उसको भी कोयले के जलाने पर टैक्स देना होता है। इस कार्बन टैक्स को लगाने वाला सबसे पहला देश फिनलैंड। कार्बन निगेटिव की संकल्पना पाने वाला सबसे पहला देश कौन सा बना? भूटान था। और इस प्रोटोकॉल को जो लागू किया गया, वो किया गया 2005 से। ये प्रोटोकॉल जो लागू हुआ 2005 ईस्वी में, इस प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना महत्वपूर्ण है और भी पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो राज्य सबसे पहले, राज्य ही पूछेगा कि सबसे पहले कार्बन निगेटिव बना। भारत का राज्य पूछ लेगा तो आंसर लगाएंगे हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले कार्बन निगेटिव बना भारत का कौन सा राज्य है? तो आंसर हिमाचल प्रदेश। 2 सवाल और बहुत ज्यादा चल रहे हैं एग्जामों में, अभी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत का सबसे पहला जो जैविक राज्य बना वो कौन सा बना? सिक्किम। जैविक राज्य सिक्किम जो पहले चाइना का हिस्सा था, तिब्बत का हिस्सा, तिब्बत में लगता था। तिब्बत में जो तिब्बत पर अधिकार कर लिया था चाइना ने, तो सिक्किम भारतीय संविधान का अंग बन गया था, भारत का हिस्सा बन गया था। वो सिक्किम सबसे पहले कैसा बना? जैविक राज्य। जैविक राज्य में से अपने
राज्य में पूर्ण रूप से जैविक खाद को प्रयोग करने वाला, रासायनिक खाद बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है। और दूसरा सवाल चल रहा है कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे पहला जैविक राज्य बना है? तो लक्षद्वीप बना है। हाँ, सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप। कहाँ पढ़ाया मैंने पिछले दिनों आपको कि लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? लक्षद्वीप का हाई कोर्ट पोर्ट ब्लेयर लगता है। गलत बातें हैं। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट लगता है एर्नाकुलम, केरल में। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? मेरी बात को सुनो, लक्षद्वीप यहाँ है ना, तो कहाँ लगता है? एर्नाकुलम, केरल में लगता है। और पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी भारत के 3 राज्यों में है, उसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है? चेन्नई में लगता है, चेन्नई में। मद्रास, अब चेन्नई कहते हैं उसको। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसका कहाँ लगता है? कोलकाता में, कोलकाता में। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका लगता है इधर मुंबई में। तो लक्षद्वीप जो भारत का कैसा द्वीप है? एकमात्र कोरल द्वीप। भारत का एकमात्र कोरल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। और भारत में कोरल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। कोरल मूंगा संरक्षण संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। और भारत का एकमात्र कोरल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में लगभग 2500 किलोमीटर लंबी एक विशाल मूंगे की चट्टान है। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से उसको जाना जाता है। किस दिशा में बताई है? उत्तर पूर्व में। याद रखना है किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। जबकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट मतलब एक खाड़ी। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है? दक्षिण। और भी पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में, ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में मरुस्थल है? मरुस्थल। जब मरुस्थल के बारे में पूछेगा तो मरुस्थल है इस दिशा में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ये सब किस दिशा में है? पश्चिम में। और इसी के क्या महाद्वीपों के एग्जामिनर ने पूछा हुआ सवाल है कि महाद्वीपों की किस दिशा में ज्यादातर मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है? तो पश्चिम में। महाद्वीपों के किस दिशा में ज्यादातर मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है? पश्चिम में। कारण आपको तब पढ़ाएंगे जब जलधाराएं पढ़ाएंगे। जलधाराओं के कारण पश्चिम दिशाओं में महाद्वीपों के मरुस्थल पाए जाते हैं। चर्चा करते हैं नेक्स्ट की। अगला प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। अगला प्रोटोकॉल है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल का आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ? इसका आयोजन हुआ था, ये कार्टाजेना सुंदर सा शहर है। पिछला सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल वर्ष 2000 में संपन्न हुआ। कार्टाजेना किस देश का शहर है? कार्टाजेना शहर है कोलंबिया का। कोलंबिया उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में लगभग, यानी ऐसा कहें कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में एक देश है कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बगोटा। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। यहाँ पर एक सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका ये संपन्न हुआ वर्ष 2000 में। इस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 2000 में। और इसको लागू कब से कर दिया गया था? इसको लागू कब से किया गया? इसको लागू किया गया 2003 से। इस सम्मेलन का, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था जैव विविधता से। जैव विविधता से इसका संबंध था। क्या है जैव विविधता? मैंने पिछले दिनों आपको पढ़ाया कि जैव विविधता होती है कि प्रकृति का एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में लगभग 50 लाख प्रकार के जीव जंतु, पादप जीव जंतु पाए जाते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी शब्द, बायोडाइवर्सिटी, उसको जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? क्या मरुस्थल में पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। क्या पर्वतीय क्षेत्र में, बर्फ वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी? वहां भी नहीं। कहां हो सकती है? जहां पर बहुत ज्यादा सूखा ही सूखा हो? नहीं। वहां होगी जहां पर वर्षा समय से होती हो, वर्षा समय से होती रहती हो। जैसे विश्व भर में जो वर्षा होती है, एवरेज वर्षा की अगर बात करें तो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में होती है। विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में। इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हो कि सूर्य चाहे कर्क रेखा की सीध में हो या मकर रेखा की सीध में हो या भूमध्य रेखा की सीध में, इस
भूमध्य रेखा पर तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और जब यहाँ सूरज की किरणें पड़ेंगी तो सुबह से ही क्रिया शुरू हो जाएगी, 8 बजे से ही 7 बजे से ही, कि भाप बनकर पानी ऊपर उठेगा। 2 बजे तक इतना ऊपर उठ जाता है कि ऊंचाई पर जाने पर वो फिर से भाप क्या बन जाता है, पानी। और वर्षा के रूप में 2 बजे से 2, 3, 4 बजे तक वर्षा होती है, रोज होती है, रोज इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में तो बताइएगा कि जैव विविधता पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? इस क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाएगी। तो सबसे ज्यादा जब क्षेत्र पूछे आपसे कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो आंसर लगाएंगे विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में। लेकिन जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किस देश में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तब क्या आंसर लगाओगे? ब्राजील, क्योंकि आपने एक सवाल पढ़ रखा है कि दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील, राजधानी ब्राजीलिया, मुद्रा रियाल, ब्राजील की भाषा क्या है, लैंग्वेज पुर्तगाली। ये लगेगा आपको कि रियाल मुद्रा तो ये अरब के देशों की है, आपको लगेगा कि पुर्तगाली तो यूरोपीय देशों की, लेकिन याद रखना है एकदम वहीं से सवाल उठाता है जहां उसको लगे कि आप गलत करके आओगे। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ब्राजील दुनिया का क्षेत्रफल में कौन से नंबर का बड़ा देश है? 5वां। जनसंख्या में कौन सा बड़ा देश है? 5वां, ब्राजील। ब्राजील में मैंने पढ़ाया कि ये जो जब इधर वाला क्षेत्र है ब्राजील का, ऐसा देश है ब्राजील जो मकर रेखा को भी काटता है और भूमध्य रेखा को भी काटता है। मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों को काटने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ब्राजील। और देश कौन सा है जो तीनों रेखाओं को काटता है? अफ्रीका महाद्वीप। सॉरी, महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप तीनों रेखाओं को काटता है। और मैंने आपको पढ़ाया फेरल के नियम के अनुसार जो हवाएं चलती हैं वो इधर चलती हैं, और फेरल के नियम के अनुसार इस वाले घाट पर वर्षा होती है ज्यादा। यहीं से एक नदी बहती है, अमेजन नदी, जो नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और उस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। और जो सबसे बड़ा बेसिन है, बेसिन का मतलब होता है कि नदी यहां बहती है, ये उसका पानी वाला क्षेत्र है। लेकिन इस क्षेत्र में दूर दूर तक इसमें जंगल होगा, यहां जंगल वाला क्षेत्र, उसको कहते हैं बेसिन। पूरी दुनिया में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो आंसर अमेजन नदी का। और भी सवाल पूछता है कि वो नदी कौन सी है जो नदी विश्व में सबसे ज्यादा अवसाद ढोती है? तो आंसर अमेजन नदी। और जो अमेजन नदी का बेसिन सबसे बड़ा है तो उसके बेसिन में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, और जब वर्षा भी होती है तो पेड़ पौधे रहेंगे वहां, और पेड़ पौधे रहेंगे तो जीव जंतु भी बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, पक्षी पाए जाएंगे। तो पूछता है एग्जामिनर कि किस महाद्वीप को पशु पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पशु पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के ही देश ब्राजील में अमेजन नदी है, उसका सबसे बड़ा बेसिन है, वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और मैंने पढ़ा है कि जैव विविधता पाई जाती है सबसे ज्यादा विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में। और ये तो ऐसा देश है जो दोनों रेखाओं के क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला देश कौन सा हो गया? ब्राजील। आगे बढ़ते हैं। अब भारत ने इसके लिए क्या क्या कार्य किए हैं? जैव विविधता के लिए भारत ने क्या कार्य किए? भारत का योगदान, भारत ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया। भारत ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया वर्ष 2002 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम का पारित किया गया वर्ष 2002 ईस्वी में। और जब मैंने पढ़ाया कि जब इसको ये कार्य किया गया, इसको जब बनाया गया, तो इसके कहने को कोई मान नहीं रहा है। फिर इसके लिए और इसको प्रभावी बनाने के लिए स्थापना की गई जैव विविधता प्राधिकरण की। और जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई वर्ष 2003 में। आपसे बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है। इसको लागू जो किया गया वो लागू किया गया था 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस प्राधिकरण का मुख्यालय स्थापित किया गया चेन्नई में। चेन्नई किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। चेन्नई तमिलनाडु का। और चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। चेन्नई किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वेंगई नदी के तट पर। किस नदी के तट पर अवस्थित है? वेंगई। मैंने 2 संस्थानें आपको बताई कि भारत में कोरल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है?
जल्दी, पोर्ट ब्लेयर। कोरल संरक्षण संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। और कोरल द्वीप पूछे तो कौन सा है? लक्षद्वीप। चमड़ा संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। जैव प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई में। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। जैव विविधता प्राधिकरण लागू हुआ 2003 में और अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2002 ईस्वी को। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहाँ पड़ता है? कार्टाजेना कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बगोटा। कोलंबिया किस महाद्वीप का एक देश है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में एक देश है। आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट रफ कर रहे हैं इसको। और कोई सा सम्मेलन बचा है जिस पर पूछता हूं एग्जाम? क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल सारे हो गए हैं। चलो एक पॉइंट की और चर्चा करते हैं, और कोई सा बचा हो? अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। एक शब्द लिखा है, उस पर करेंगे विचार। पहले एक शब्द लिखा गया है मैकोरानी। मैकोरानी, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे मैकोरानी के बारे में क्या जानते हैं? मैकोरानी, मैकोरानी गेहूं की एक असिंचित प्रजाति है। मैकोरानी किसकी? असिंचित, असिंचित जिसको पानी की ज्यादा आवश्यकता ना हो, ऐसी प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गेहूं की। गेहूं की असिंचित प्रजाति कौन सी है? मैकोरानी। और जो गेहूं का पौधा है वो किस कुल का पौधा है? गेहूं का पौधा ग्रेमनी कुल। गेहूं का पौधा, क्या धान का पौधा भी ग्रेमनी कुल का पौधा है? हाँ, ध्यान देना है, जो पत्तियों पर ध्यान देना है। जिन शब्दों को मैं बोलूं, जिन फसलों को बोलूं मैं, आपको उनकी पत्तियों पर ध्यान देना है। गन्ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब की पत्तियां इसी आकार में होती हैं, जैसे गेहूं की पत्तियां होती हैं। भले लंबी हो छोटी हो, लेकिन ऐसी तो नहीं होती जैसे गोभी की होती है, ऐसी तो नहीं होती जैसे शीशम के पेड़ की। सबकी इस एक ही आकार में होती हैं। तो जिन भी पौधों की पत्तियां इसमें होती हैं वो सब किस कुल के पौधे हैं? ग्रेमनी कुल के पौधे। फिर गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एविस्टम। ट्रिटिकम एविस्टम। ट्रिटिकम एविस्टम गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है? विश्व में देश पूछा है, पंजाब बता रहे हो। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है चीन। विश्व में अगर पूछे ना कि किस खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो पहले नंबर पर तो मक्का का हो रहा है आजकल, मक्का। और उसके बाद कौन सा है? गेहूं। सबसे ज्यादा किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? तो मक्का, दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पर चावल का उत्पादन हो रहा है। और सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। वैसे उपजाऊ भूमि की बात करें या वहां की जलवायु कहां की है इसको उगाने के लिए, तो यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसको अभी पढ़ेंगे। पहले और कुछ बातें पढ़ते हैं। चीन इसका उत्पादन करता है सबसे ज्यादा। भारत में कौन सा राज्य इसका उत्पादन करता है सबसे ज्यादा? राज्य उत्पादन कौन सा ज्यादा करता है सबसे ज्यादा? तो आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लेकिन जब पूछता है कि प्रति हेक्टर के हिसाब से कौन उत्पादन करता है, तो प्रति हेक्टर के हिसाब से लगाएंगे पंजाब। प्रति हेक्टर के हिसाब से पंजाब। इसका कारण भी मैंने आपको समझाया है कि जब भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ से मानसून से वर्षा होती है 3%, जिसका जल भूमध्य सागर से आता है, हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करके अरावली की पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करता है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में। वो वर्षा इस गेहूं की फसल के लिए उपयोगी होती है, जो सर्दी के दिनों में होती है। यही कारण है कि पंजाब प्रति हेक्टर के हिसाब से गेहूं का उत्पादन करता है ज्यादा। विश्व में गेहूं की प्रजातियां कौन कौन सी है प्रमुख, जो आपसे पूछता हूं? कौन कौन सी प्रजातियां आपसे पूछी गई हैं? एक तो कल्याण सोना। कल्याण सोना किसकी प्रजाति है? गेहूं की। और एक आपसे पूछी जा चुकी है सोनालिका। हाँ, सोनालिका आई है, पूछी जाती है। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी प्रजातियां हैं? गेहूं की प्रजातियां हैं। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की प्रजातियां हैं। इसमें उगने वाला एक खरपतवार पूछता है एग्जामिनर कि गुल्ली डंडा किसका खरपतवार है? खरपतवार किसका है? गुल्ली डंडा। बंदरिया घास,
गुल्ली डंडा किसका खरपतवार है? गेहूं का खरपतवार है। और कौन कौन से रोग लगते हैं गेहूं में, उनको भी पूछता है। गेहूं में लगने वाला रोग है एक तो इसमट या धब्बा रोग, इसमट या धब्बा रोग पूछता है, इसमट या धब्बा रोग। और कौन सा लगता है? कंडवा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका रोग है कि कंडवा रोग किससे संबंधित है? गेहूं से। एक और पूछा जा चुका है करनाल बंट। करनाल बंट किससे संबंधित एक रोग है, किस फसल से संबंधित एक रोग है? तो किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। गेहूं के उत्पादन के लिए जो ताप की आवश्यकता होती है वो होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। गेहूं की खेती के लिए कितने ताप की आवश्यकता? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। और गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन? ग्लूटीन। हाँ, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और पूछता है कि गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो आंसर 12% प्रोटीन। गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 12% प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। वह सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा हो गया? चीन। और राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो पंजाब। लेकिन 3 सवाल और एग्जामिनर आपसे पूछेगा। आपसे जब ये पूछता है कि गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सा प्राकृतिक प्रदेश जाना जाता है, तो आंसर लगाएंगे समशीतोष्ण प्रदेश। प्रदेश कौन सा जाना जाता है? समशीतोष्ण। जब गेहूं बोई जाती है तो सर्दी, और जब काटी जाती है तो गर्मी। सर्दी भी और गर्मी भी। समशीतोष्ण, समशीत प्लस उष्ण, समशीतोष्ण। और समशीतोष्ण क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हाँ, किसकी फसल है? रबी की। रबी की फसल है चना, रबी की फसल है, इसी के साथ वो भी बोया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, प्रेरीज घास प्रदेश, वो किसकी खेती के लिए जाना जाता है? गेहूं की खेती के लिए। या समशीतोष्ण देगा या प्रेरीज घास प्रदेश किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? आंसर लगाएंगे गेहूं के। इसके अतिरिक्त गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है? विनिपेग। विनिपेग। गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है? विनिपेग। और विनिपेग कहां पड़ता है? कनाडा। गेहूं की मंडी कहते हैं। लेकिन जब पूछता है कि गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है या विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं? ब्रेड बास्केट। विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? यूक्रेन। यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं? यूक्रेन को। विश्व की गेहूं की मंडी किसे कहते हैं? विनिपेग। विनिपेग कहां पड़ता है? कनाडा में। और पूछेगा कि कौन सी वो घाटी है जो घाटी गेहूं के उत्पादन के लिए जानी जाती है? कौन सी घाटी है या किस घाटी को ब्रेड बास्केट कहते हैं? तो आंसर लगाएंगे रेड नदी घाटी। रेड नदी घाटी। रेड नदी घाटी किस देश में है? कनाडा। अभी बताया ना कि कनाडा यूएसए वाला जो क्षेत्र वो समशीतोष्ण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। आप बताओ कि विश्व का ब्रेड बास्केट यूक्रेन को कहते हैं। क्या यूक्रेन सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है? नहीं। फिर किसी चीज का जो बास्केट कहते हैं, डलिया कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां उस चीज का उत्पादन कैसे हो जाता है? इजी, आसान। वहाँ की जलवायु ऐसी होती है, वहाँ की मिट्टी ऐसी होती है, वहाँ का तापमान ऐसा होता है, वहाँ का औसत वर्षा अंक उतना होता है जितने की उस फसल के लिए आवश्यकता होती है। जैसे भारत में धान की डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। तो क्या धान का उत्पादन ज्यादा छत्तीसगढ़ करता है? नहीं करता। धान का उत्पादन तो भारत में कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है सबसे ज्यादा। फिर छत्तीसगढ़ को क्यों कहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ऐसा है, मिट्टी, जलवायु, तापमान, पोषक तत्व सब अच्छे से हो जाते हैं, इजीली हो जाता है, तो उसको कहते हैं डलिया। किसको कहते हैं? धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। और भारत में कहाँ है चावल अनुसंधान संस्थान? कटक उड़ीसा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस, मनीला। फिलीपींस मनीला। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में? ग्लूटीन। कितना % प्रोटीन होती है? 12%। आप मुझे बताओ, जब एग्जामिनर पूछे कि गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है, तो भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। कौन सा भाग खाते हैं गेहूं का? भ्रूणपोष। कैसी फसल है? रबी की। रबी की। क्या होती है रबी की फसलें? रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर नवंबर में। अब बुआई चलेगी
रबी की फसलें कब उगाई जाती हैं? तो आंसर अक्टूबर नवंबर में इनको उगाया जाता है। और कौन सी फसलें अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? रबी की फसलें बोई जाती हैं। चलो बाकी बढ़ते हैं, कल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ग्रेमनी के बारे में बताया कि ग्रेमनी कुल का पौधा है गेहूं। गेहूं का कुल क्या है? ये है उसका कुल, यह है उसका कुल। और ये क्या था? ये था वानस्पतिक नाम, ये था वानस्पतिक नाम। देश उत्पादन चीन करता है, राज्य उत्तर प्रदेश, प्रत्यक्ष हिसाब से पंजाब, उसकी प्रजातियां कल्याण सोना और सोनालिका। खरपतवार गुल्ली डंडा, रोग लगता है इसमट या धब्बा रोग या कंडवा रोग या करनाल बंट रोग लगते हैं इसमें। तापमान की आवश्यकता 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है 12% पाई जाती है। रबी की फसल है। विनिपेग कनाडा को गेहूं की मंडी कहते हैं, गेहूं की मंडी। ब्रेड बास्केट यूक्रेन को कहते हैं। किस नदी घाटी को ब्रेड बास्केट कहते हैं? तो आंसर रेड नदी घाटी। पूछे कि लाल नदी किस देश में बहती है? तो आंसर लगाएंगे यूक्रेन, कनाडा नहीं लगाना। जब पूछे कि लाल नदी किस देश में बहती है? तो आंसर क्या लगाएंगे? यूक्रेन बोल दिया, वियतनाम बोलना था, वियतनाम। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में। और रेड नदी घाटी किस देश में है? तो कनाडा में। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध। चलो बाकी बढ़ते हैं कल भैया। प्राकृतिक प्रदेश समशीतोष्ण। गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सा प्राकृतिक प्रदेश जाना जाता है? तो समशीतोष्ण या प्रेरीज। समशीतोष्ण या प्रेरीज मिलेगा ऑप्शन में, समशीतोष्ण या प्रेरीज। ठीक, चलो नेक्स्ट।